ये जो नरेंद्र मोदी सरकार है ये क्या करना चाहती है? ये यही करना चाहती है जो आज मैंने ये रवैया अपनाया हुआ है। ये चाहती है कि हमें बेड़ियों में हमारी आवाज़ों को बंद कर दिया जाए, कि देश के अंदर से दलित, पिछड़े, आदिवासियों की आवाज़ जो उठा रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए। जिस समय में हम काम कर रहे हैं हमें पता है कि हमारे सरों पे तलवारें निरंतर लटकी हुई हैं और वो कभी भी चल सकती है। एक्चुअली दिक्कत ये हो रही है कि जो संस्थागत मीडिया है, मैं उसको मेन स्ट्रीम तो नहीं कहता हूँ, संस्थागत कहता हूँ, क्योंकि उनके पास सालों का वर्चस्व है, उनके पास धन है, लीगल टीम है। हमने ये नहीं कहा कि भाई गैस की कोई दिक्कत नहीं है, अफवाह है। हम ग्राउंड पे गए और हमने ग्राउंड से दिखाया कि अफवाह उन्हीं को लग रहा है जो स्टूडियोज में बैठे हुए हैं। जनता की तकलीफें अफवाह है क्या? आज जब लोगों के आपस में एक साथ ऐसी सिचुएशन आई है, और यहाँ शायद सरकार से गलती हो गई कि एक साथ ये 3-4 बड़े चैनल उन्होंने बैन करने पर उन्होंने किया और उसके बाद ये आवाज उठकर आई। मुझे लगता है अलग अलग हुआ होता कुछ समय के बाद तो शायद आज भी हम यहाँ ऐसे नहीं बैठे होते। जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन? अगर हम भी नहीं बोलेंगे तो सच बोलेगा कौन? फेसबुक पेज जो है हमारा भारत में बैन हुआ, आपको क्या लगता है इससे पहले दिक्कत नहीं हो रही थी? लगातार स्ट्राइक्स आ रहे हैं, हमारा चैनल शैडो बैन कर दिया गया है और एक ही प्लेटफॉर्म नहीं लगभग सारे पे मास रिपोर्टिंग एक तरफ से की जा रही है। आईटी ट्रोल्स महिलाओं के पीछे, खास तौर से महिला पत्रकारों के पीछे खुले में छोड़ दिए गए हैं। रेप थ्रेट्स दिए जाते हैं महिला पत्रकारों को। मेरे घर वालों तक के ये लोग नंबर, फोटोज कि तुम्हारा बाप ये है, तुम्हारा भाई ये लोग लेकर के आ जाते हैं। ये कौन लोग हैं? क्या आज भारत में मुसलमान, दलित, पिछड़े, गरीबों की आवाज़ उठाना यानी कि सच बोलना सबसे मुश्किल काम हो गया है? क्या सवाल पूछना अब देशद्रोह जैसा महसूस कराया जा रहा है? और क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस खामोशी की जो धीरे धीरे हमारे लोकतंत्र पर छा रही है। एक ऐसी खामोशी जो सवालों को दबा रही है और एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनना अब आसान नहीं रहा। ये जो नरेंद्र मोदी सरकार है ये क्या करना चाहती है? ये यही करना चाहती है जो आज मैंने ये रवैया अपनाया हुआ है। ये चाहती है कि हमें बेड़ियों में हमारी आवाज़ों को बंद कर दिया जाए। ये चाहती है कि देश के अंदर से दलित, पिछड़े, आदिवासियों की आवाज़ जो उठा रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए। ये चाहते हैं कि देश के अंदर अगर हम जैसे लोग ट्विटर अकाउंट अगर अपना बना के 4, 5, 6 साल में तैयार करते हैं और तमाम गरीब मजलूमों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो साथियों एक रात को मैसेज आता है 19 तारीख को और 1:52 पर बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना दिए हुए अकाउंट को इंडिया में विदहेल्ड किया जाता है। मैं भारतीय होने के नाते क्या भारत में नहीं बोल सकता? क्या मैं भारतीय होने के नाते भारत में नहीं बोल सकता? मेरा जुर्म यह है कि मैं मनुस्मृति के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरा जुर्म यह है कि कहीं अगर दलित पिछड़ों पे जुल्म होता है तो मैं एक ट्वीट कर देता हूं, उसकी एफआईआर तो बेचारे की उस थाने में सुन ली जाती है। मेरा जुल्म यह है कि किसी मुसलमान के साथ अगर अत्याचार होता है तो साथियों में उनकी आवाज बनकर उभरता हूं और बोलता हूं। यहाँ पर जितने साथी बैठे हैं, आदरणीय संजय सिंह जी, सांसद जी, तमाम जब ये भाषण देते हैं हम लोग इनकी आवाज और तमाम वीडियो वगैरह सब चीजें यहाँ वायरल करते हैं ताकि गरीब मजलूमों की आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उन्हें पता लगे कि आपका एक नेता, आपका एक व्यक्ति संसद के अंदर मौजूद है। आदरणीय शंभू जी बैठे हैं जो कि तमाम दलित पिछड़ों की आवाज उठाते हुए आज अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करा फेसबुक, उसको बैन कर दिया गया। पॉलिटिक्स तो नफरत के बाजार में एक तरीके से मैं कहूँ मोहब्बत फैला रहा था, कह रहा है कि नहीं नफरत नहीं फैलने देंगे। तमाम जो उल्टे सीधे भाषण, नफरती भाषण चलते हैं उसके खिलाफ पॉलिटिक्स डट के खड़ा रहता है। तमाम लोग, राजीव निगम सर सिर्फ एक मजाक, इस व्यक्ति को मजाक पसंद नहीं है, जिसने पूरे देश का मजाक बना दिया उसको मजाक पसंद नहीं है। तो साथियों मैं अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि 7 साल की मेहनत है, जो मेहनत बस इसलिए है कि एक गरीब दलित परिवार का लड़का मैं सिर्फ और सिर्फ आगे आकर गरीब दलित पिछड़ों की आवाज उठा रहा हूं और कह रहा हूं कि मुझे बेड़ियों में मत बांधो, मुझे बेड़ियों में मत बांधो नरेंद्र मोदी जी। मैं सिर्फ और सिर्फ आज यही कहना चाहूंगा कि मनुस्मृति के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और इस आवाज को हम दबने नहीं देंगे। जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन? अगर हम भी नहीं बोलेंगे तो सच बोलेगा कौन? कहा जाता है कि लोकतंत्र में मीडिया जनता की आवाज़ होता है, लेकिन आज सवाल उठ रहे हैं क्या वही मीडिया अब सत्ता की आवाज़ बन चुका है? मुख्यधारा मीडिया पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो अब सरकार से सवाल पूछने के बजाय सरकार का पीआर एजेंट बनकर काम कर रहा है, जहां बहस कम और प्रचार ज़्यादा दिखाई देता है। कोशिश हमेशा ये होती है जनता लाइव की
कि उनकी आवाज़ बन सके जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। और ये आप हमारी वीडियोस को देखकर बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। बहुत सीधी सरल भाषा में मैं बात करती हूँ, नपी तुली भाषा में बात करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि किसी चीज़ को लेकर विवाद ना हो। ये पूरी कोशिश होती है क्योंकि जिस समय में हम काम कर रहे हैं हमें पता है कि हमारे सरों पे तलवारें निरंतर लटकी हुई हैं और वो कभी भी चल सकती है। हमारे सर पे ये तलवार बिहार चुनाव से पहले चली थी और हमारा फेसबुक पेज जो है वो इंडिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। जो भी पॉलिटिक्स के साथ हुआ है, नेशनल दस्तक के साथ हुआ है, हमारे साथ ये काफ़ी पहले हो गया था, बिहार इलेक्शन से ठीक पहले, और हमें बिहार इलेक्शन के लिए निकलना था। इसका असर उस वक्त ये हुआ कि हम तैयारी करके बैठे थे बिहार इलेक्शन कवर करने की, और क्योंकि हमारा फेसबुक पेज 2 मिलियन सब्सक्राइबर से ज़्यादा का था, अचानक से उसे इंडिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। और सीधी तौर पर आप समझ सकते हैं कि वो एक तरीके से आपके पेट पर लात पड़ती है। आप एक छोटी सी टीम है, कोशिश कर रहे हैं, तमाम मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद हम इसमें लग गए कि किस तरीके से हम उसे रिवाइव कर सके, कैसे रिस्ट्रिक्शन हटा सके। हमने तमाम कोशिशें की, छोटा सा वीडियो बनाया, जितने लोगों को जानते थे उन्हें हमने कांटेक्ट किया कि वो उस वक्त आवाज़ उठाए। और यहाँ इस वक्त बहुत ज़रूरी है पॉलिटिक्स का धन्यवाद करना, क्योंकि हमने उस वक्त कोशिश की ये आवाज़ उठाने की, पर उस वक्त शायद हम इकलौते चैनल थे जिसे रिस्ट्रिक्ट किया गया था, तो ये आवाज़ इतनी बड़ी नहीं हुई। आज जब लोगों के आपस में एक साथ ऐसी सिचुएशन आई है, और यहाँ शायद सरकार से गलती हो गई कि एक साथ ये 3-4 बड़े चैनल उन्होंने बैन करने पर उन्होंने किया, और उसके बाद ये आवाज़ उठकर आई। मुझे लगता है अलग अलग हुआ होता कुछ समय के बाद तो शायद आज भी हम यहाँ ऐसे नहीं बैठे होते। और इस गलती का आज ये फायदा है कि हम को नसीहत दे रही है। बिल्कुल नसीहत दे रही हूँ, क्योंकि ये चेतावनी है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ गलतियां होगी, और उसका फायदा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से किसी को मिलेगा। और आज जब हम यहाँ एक मंच पर बैठे हैं, अब यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है, और जरूरी यह है कि अब जब हम मंच पर आ गए हैं तो इसका पूरा फायदा उठाया जाए। और अब जो कुछ सरकार करने की कोशिश कर रही है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो कोशिश की जा रही है। 15 दिन का नोटिस दिया गया है, 15 दिन के नोटिस के बाद जो असली रिस्ट्रिक्शंस आएंगे उस पर हमें फोकस करना है। ये जो कुछ हुआ है ये तो कोई बड़ी बात नहीं, हम दूसरा फेसबुक पेज बना लेते हैं, हमने भी बना लिया, हमने भी काम करना शुरू कर दिया, आप भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो कुछ होने वाला है हमें उस पर फोकस करना है, और उसके लिए अभी ये लड़ाई महज शुरू हुई है। आज ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। ऐसे हमें न जाने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने होंगे, और न जाने कितनी ज्यादा मीटिंग्स और कितनी ज्यादा ऐसी लड़ाइयाँ अभी लड़नी है। डिजिटल मीडिया का उदय और दबाव भी समझिए। ऐसे वक्त में डिजिटल मीडिया, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, स्वतंत्र वेबसाइट एक उम्मीद बनकर उभरे, जहां से दलित, अल्पसंख्यक, मजदूर और आम लोगों की आवाज़ उठने लगी, जहां ग्राउंड रिपोर्टिंग ने वो सच दिखाया जो टीवी स्क्रीन से गायब हो चुका था। एक्चुअली दिक्कत ये हो रही है कि जो संस्थागत मीडिया है, मैं उसको मेन स्ट्रीम तो नहीं कहता हूँ, संस्थागत कहता हूँ, क्योंकि उनके पास सालों का वर्चस्व है, उनके पास धन है, लीगल टीम है, सरकार के साथ वो उठते बैठते हैं, जजों के साथ, वकीलों के साथ उनका उठना बैठना होता है, सब उसके प्रति। तो जो संस्थागत मीडिया है ना, उसने ये स्पेस दे दिया है सरकार को। उसकी जो भी वजह हैं, मैं आज की रिपोर्ट बता रहा हूँ कि लगभग डेली भारत सरकार मीडिया के दुश्मन नहीं है। जो लोगों को लगता है, जो बहुत सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, भारत सरकार मीडिया का दुश्मन नहीं है। 15,000 लगभग 15, कोई गलत ना हो तो एक मतलब बड़ा एक बजट आया है लगभग। जब देखिए उसको, मैं अभी जस्ट देख रहा था, मैं अभी है मेरे पास, बड़ा ज़रूरी है मुद्दा। ये देखिए आ गया है। मोदी सरकार ने 11 साल में विज्ञापनों पर 5,987 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लगभग 1.5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ रुपए रोज खर्च किए हैं। तो भारत सरकार मीडिया के खिलाफ नहीं है, तो मालामाल कर रही है मीडिया को। संस्थागत मीडिया के भी ये खिलाफ नहीं है, ये उनके खिलाफ हैं जो इस देश की जनता के साथ है। अब बताइए पत्रकार का क्या काम है। नीरज ने ही लिखा था एक दिन, मैं बराबर कोट करता हूं, कि अगर कोई कहे कि बारिश हो रही है, कोई कहे कि बारिश नहीं हो रही है, तो पत्रकार का काम है जाके बताना कि कोई एक झूठ बोल रहा है। और एक दिक्कत सरकार को सबसे ज़्यादा इस बात से है कि एक बड़ा जो संस्थागत मीडिया है वो उनके साथ, वो उन पर सवाल नहीं पूछ रहा है। नोटबंदी में सब कुछ ठीक था, लोग नहीं मरे, लाइनें नहीं लगी थी। आप लोग बताइए, कलेजा पर हाथ रख के। आज गैस मिल रहा है सबको, दिक्कतें नहीं हैं।
मोटा मोटा सवाल है। आज क्या सब कुछ हरा हरा है क्या, मतलब क्या कहा जाए। लेकिन सवाल ये है कि नेशनल दस्तक जैसे जो प्लेटफॉर्म है या द जनता लाइव है, हम लोग की तो और दोहरी तकलीफ है। एक तो हम लोग के पास संस्थागत ढांचा नहीं है, और उसमें भी सोचिए ऐसा नहीं है कि सरकार के खिलाफ वाले भी लोग पत्रकार बहुत हैं, उन पर भी दिक्कत ये है कि उनको लगता है कि उनका जो नैरेटिव है, जो इलेक्शन नैरेटिव है, पॉलिटिकल नैरेटिव है, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो धार्मिक हिंसा में शामिल ना हो, कम्युनल राइट्स में। क्या ये गलत है बोलना? हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग स्कूल जाइए, अस्पताल की मांग कीजिए, आप लोग रोजी रोटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। क्या ये बात करना गलत है? हमारा तो इसलिए बंद किया गया है क्योंकि हम इस देश के एक बड़े सेक्शन को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको स्कूल जाना है, पढ़ना लिखना है, आपको किसी भी सांप्रदायिक दंगे में शामिल नहीं होना है। हमें कोई मतलब नहीं है कि धार्मिक तांडव से, हमें कोई मतलब नहीं है, सरकारें आती जाती रहेंगी। इसलिए ये जो नैरेटिव हमारे साथ, पता है, मैं थोड़ा सा नेशनल दस्तक के साथ पता है क्या दिक्कत है, हमारे खिलाफ सरकार कम होगी। ये जो संस्था में जो बैठे हुए जो जातिवादी सोच के लोग हैं, उनको लगता है कि ये क्यों बोल रहा है भाई, यहाँ से कोई शेड्यूल कास्ट बोल रहा है, कोई अल्पसंख्यक बोल रहा है, कोई पिछड़ा समाज का बोल रहा है, इसको तो बकरी चराना चाहिए था, इसको तो हल जोतना चाहिए था, कायदे से तो इसको ड्राइवर होना चाहिए था, ये पत्रकार कैसे हो सकता है? हमारी समस्या दूसरी है भाई, सरकार से भी है, और जो सिस्टम में जातिवादी सोच के लोग हैं वो तो हमको, उनका बस चले तो हमको श्राप दे दे, भस्म कर दें। वो तो अभी पेज उड़ाए हैं हमारा, हमें इस तरह की धमकियां मिलती है फोन करके कि पत्रकारिता तुम कैसे करोगे। ये भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो चल रहा है इससे कम से कम इस देश के लोगों का भला नहीं होगा। अच्छा, मान लीजिए हम लोग चुप हो जाएंगे, जैसे तमाम संस्थागत मीडिया चुप है, तो क्या लोगों की समस्याएं हल हो जाएगी? गैस मिल जाएगा? एम्स में आधे से ज़्यादा डिपार्टमेंट में फैकल्टी नहीं है, ऑपरेशन थिएटर नहीं चल रहे हैं, ये ठीक हो जाएगा? 1 लाख सरकारी स्कूलें बंद हो गई है देश में, वो ठीक हो जाएगा? हम नहीं बोलेंगे, हम कुछ और कर लेंगे, हम मजदूरी कर लेंगे। अगर उनको लगता है कि हम यही करके पेट पाल रहे हैं तो हम तो मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या इस देश के लोगों की समस्याएं ठीक हो जाएंगी? क्या लोगों की जो समस्याएं हैं, गरीबी है, लाचारी, हम लोग तो सरकार का आंख और कान बनने की कोशिश कर रहे हैं कि एक हमारे प्रधानमंत्री पूरा 150 करोड़ को तो एक इंडिविजुअल नहीं देख सकते हैं। ऐसे भी उनके पास बहुत काम है, चुनाव प्रचार सबसे ज्यादा करना रहता है। तो हम तो उनके आंख कान है कि सर आपके इस राज्य में ये प्रॉब्लम है, इस राज्य में खाने की समस्या है, गैस की समस्या हो रही है, हम तो मदद कर रहे हैं। पत्रकार क्या होता है? वॉचडॉग होता है, मदद कर रहा है। लेकिन इनको मददगार नहीं चाहिए, इनको चाहिए चापलूस। और जिसके साथ चापलूस, जो चापलूसी के दौर में जिएगा उसका अपना नाश होगा। सरकारें आती जाती रहेंगी, हम लोग को कोई लेना। हम लोग चाहते हैं कि इस देश में कभी पत्रकारिता बहुत ईमानदार नहीं रही, उस पर कभी बाद में बात होगी। लेकिन अभी जिस तरह की, ये सबसे ज्यादा इनको प्रॉब्लम है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट से। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोग जो बात करें, क्योंकि संस्थागत मीडिया में सबकी एंट्री नहीं है, खासकर ऐसे लोगों की जो मार्जिनलाइज सेक्शन के हैं। उसके बाद वो लोग भी इनको अखरते हैं जो इनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भैया एक रंग में रंगना है, हम जो कहें वो, तो आप अच्छा काम कीजिए ना, हम लोग दिखाएंगे दिन रात। गैस की दिक्कत ना हो, हमें क्या दिक्कत है? हम लोग नाचेंगे कि भाई इस सरकार में तेल मिल रहा है सस्ता, गैस मिल रहा है टाइम से, युद्ध हो रहा है लेकिन हमारे देश पर फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें गैस मिल रहा है। अब ये फैक्ट चेक चला है आजकल, एक फैक्ट चेक कर रहा है। मतलब सोचिए, एआई का वीडियो, एआई की फोटो कौन इस्तेमाल नहीं कर रहा? अब तो एडिटिंग एआई से हो रहा है। हमारी सरकार कह रही है कि हम सबसे ज्यादा एआई पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, भारत को एआई का हब बनाना है। एआई से कोई फोटो लगा दीजिए तो पेट में दर्द हो जाता है। हद है भाई। हम मान लीजिए अब चांद पर तो जाएंगे नहीं,
चांद का एक AI का फोटो लगा दिए तो दिक्कत हो जा रही है। तो ये तमाम बहाने ढूंढे जा रहे हैं। दरअसल चिंता इस बात की है कि मीडिया अब डेमोक्रेटाइज हुआ है। मीडिया पर जो हिरार्की थी, जो वर्चस्व था कुछ लोगों का, कुछ मीडिया घरानों का, कुछ कम्युनिटी का जो वर्चस्व था वो टूट रहा है। आम लोग बात कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। एक तो हमारा बहुजन मीडिया वाला है ही कि सोशल मीडिया ही गरीबों का मीडिया है। सोशल मीडिया इसलिए सच्चा मीडिया है कि कोई आम के पास बैठा है, उसके पास फोन है, वो तुरंत ट्वीट कर दे रहा है कि आम का पत्ता गिरा। वो सबसे ईमानदार है ना। तो हम लोग बेहतर दौर में है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत होपफुल हूँ। बेहतर दौर में है, ऐसे दौर में है जब सब बोल रहा है। जरूरत है इस देश के लोगों को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। और जिस तरह से अगर इस देश की जनता को सस्ता दवाई चाहिए, सस्ता गैस चाहिए, सस्ता तेल चाहिए, नौकरी चाहिए, उनको अगर अपने रोजी रोटी की चिंता है, उनके अपने बच्चों की चिंता है, उनको RML एम्स जैसे अस्पताल चाहिए, तो उन लोगों को इस लड़ाई में हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। उनको कहना पड़ेगा कि भैया हमें सोशल मीडिया चाहिए, हमें राजीव निगम के वो सरकाजम चाहिए जो वो सत्ता से सवाल पूछते हैं। हमें पंकज श्रीवास्तव जिस तरह से बताते हैं कि किस तरह से ये बजट इतने का था, ये झूठ बोला जा रहा है, ये सच बोला जा रहा है। हम लोग सरकार की दुश्मन नहीं है भाई, न सत्ता के दुश्मन है। हमारा क्या लेना देना है, हम लोग इस जनता के हितैषी हैं। लेकिन अब इन्हीं प्लेटफॉर्म पर शिकंजा कसने की बात सामने आ रही है। हमने ये नहीं कहा कि भाई गैस की कोई दिक्कत नहीं है, अफवाह है। हम ग्राउंड पे गए और हमने ग्राउंड से दिखाया कि अफवाह उन्हीं को लग रहा है जो स्टूडियोज में बैठे हुए हैं, जो कि जनता के बीच में नहीं जाते हैं, जो करोड़ों के मंचों पे बैठ करके कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सब अफवाह है। जनता की तकलीफें अफवाह है क्या? सीधा सा सवाल ये मेरा सरकार से है कि जनता की परेशानियां आपको क्यों नहीं नजर आती हैं? जब चुनाव आते हैं तब लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं, चुनाव बीतते ही फिर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आज एक बार फिर से पलायन की स्थिति हो गई है। अगर अफवाह है परेशानियां लोगों की, तो फिर पलायन की स्थिति क्यों बनी है? कोई भी अपने घर से 10 कदम जा करके किसी भी एजेंसी पे चला जाए, किसी भी बस स्टेशन पे चला जाए, रेलवे स्टेशन पे चला जाए, उसे हकीकत नजर आ जाएगी। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि ये हकीकत सामने ना आए। और मैं एक बार फिर से यही कहूंगी कि जब अपराध ना हो करके अपराध को एक्सपोज करना अपराध हो जाए, इसका मतलब है कि दिक्कत किसी अपराधी को ही हो रही है, कमान कहीं तो किसी गड़बड़ हाथ में है। वरना आप ये सोचिए कि बच्चों के सामने खेल दिखाने वाले बच्चों के अकाउंट से इतना कैसे डर जा रहे हैं कि 6-7 साल की बच्ची का अकाउंट बैन किया गया है भारत में। 6 साल की बच्ची का अकाउंट। ये कौन लोग हैं? ये इतना क्यों डर रहे हैं? क्योंकि एक साइकोलॉजी में, नीरज सर हम लोग एक चीज पढ़ाई जाती थी कि कैसे अथॉरिटी इस्टेब्लिश होती है, कि बॉस अगर एक आदमी को डांटा तो वो अपनी घर पे आके बीवी को डांटेगा और वो आकर के बच्चे पे। तो यहाँ पे इंटरनेशनल प्रेशर्स भी दुनिया भर के हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। तो फिर किसके ऊपर वो सारी चीजें निकाली जा रही हैं? जनता के ऊपर निकाली जा रही है। किसी को कोई फिक्र नहीं है। वो अथॉरिटी जो इस्टेब्लिश करना है कि भाई कैसे कोई है जो ये नहीं कह रहा है कि ईरान के जबड़े से मोदी जी 22 जहाज छीन करके लेके आ गए। ये कौन लोग हैं जो नहीं कह रहे हैं कि हम लाहौर में घुस गए हैं? ये लोग कौन है जो ये नहीं मान रहे कि हाँ भाई नासा ने बोला है कि बेस्ट है ये लोग? ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, बार बार लगातार किया जा रहा है। फेसबुक पेज जो है हमारा भारत में बैन हुआ, आपको क्या लगता है इससे पहले दिक्कत नहीं हो रही थी? लगातार स्ट्राइक्स आ रहे हैं। हमारा चैनल शैडो बैन कर दिया गया है और एक ही प्लेटफॉर्म नहीं, लगभग सारे पे मास रिपोर्टिंग एक तरफ से की जा रही है। IT ट्रोल्स महिलाओं के पीछे, खासतौर से महिला पत्रकारों के पीछे खुले में छोड़ दिए गए हैं। रेप थ्रेट्स दिए जाते हैं महिला पत्रकारों को। मेरे घर वालों तक के ये लोग नंबर, फोटोज कि तुम्हारा बाप ये है, तुम्हारा भाई ये लोग लेकर के आ जाते हैं। ये कौन लोग हैं? ये लोग IT एक्ट के तहत नहीं आते। वो लोग जो कि रेप थ्रेट देते हैं, जो कि जान से मारने की धमकी देते हैं, वो IT एक्ट के तहत नहीं आते हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि जनता परेशान है सर कुछ कीजिए, उनको IT एक्ट में ला करके ये लोग और कहते हैं कि चलो इनका मुंह बंद करा दो। तो अभी तो यही चल रहा है हमारे साथ। लेकिन अगर इनको लग रहा है कि ये डर जाएंगे, तो डरना तो है नहीं, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं, जनता बनी रहती है, नेता आते जाते रहेंगे, पत्रकारिता बनी रहेगी, क्योंकि पत्रकारिता जिंदाबाद थी
थी, है और रहेगी। रिसर्च और आंकड़ों से समझिए, हाल की रिसर्च के मुताबिक देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। हजारों मामले में कंटेंट हटाने, अकाउंट ब्लॉक करने और पोस्ट डिलीट करने के आदेश दिए गए हैं। मैं कहा कि मैं मजाक है, उन्होंने मजाक भी है, उनके खिलाफ काफी निश्चित कार्टून सकते थे। आज तक मैं नहीं सुना कि किसी कार्टूनिस्ट ने इसके खिलाफ कोई ऐसा केस दर्ज हुआ, लेकिन कॉर्पोरेट जो हटा दिया कार्टूनिस्ट ने जनरल नरवणे की किताब से एक कार्टून पब्लिश किया। अच्छा, वो किताब बैन नहीं है, कहना चाहती है कि किताब बैन हो चुकी है, बैन नहीं किताब। और इसको लेकर जो उन्होंने एक कार्टून चलाया, वो कार्टून जो है गायब हो गया। सरकार ने आदेश दिया इंस्टाग्राम को, इंस्टाग्राम ने हटा दिया, क्योंकि हम कानून के तहत 3 घंटे के अंदर अगर सरकार आदेश सही से चला जाता है तो जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट जो है वो ऑब्लिगेटेड टू डिलीट दैट कंटेंट। और सिचुएशन ये हो गया कि अब ये पावर जो है आउटसोर्स कर दिया गया है। पहले तो सिर्फ आईटी मिनिस्ट्री, आरएनडी मिनिस्ट्री करता था, अब लगभग हर सरकारी विभाग को ये पावर दे दिया गया कि जो भी कंटेंट आप हटाना चाहते हो, उनका सीधा कुछ भी आप कहना, आप बस आपने सिर्फ एक नोटिस देना है ट्विटर को, मेटा को, और वो इस कंटेंट को हटा देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये डेमोक्रेसी पे और डिजिटल मीडिया पे हमला है, ये किस तरह से लोगों के जो सिटीजन का जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये इससे सीधे तौर पर हमला है। अब सवाल लगता है कि इसके खिलाफ हम लोग करें क्या। और मैं आखिरी 2-3 मिनट में कुछ आगे देना चाहूंगा। लीगल चैलेंज की अपनी अहमियत है, उसकी अपनी जगह, लेकिन सवाल लगता है कि जज साहबों का जो जज साहब है, जो अलग अलग बेंचेस बैठते हैं, अलग अलग कोर्ट्स है, क्या वो इन इश्यूज को सुनने के लिए तैयार होंगे? क्या इससे फैसला सुनाने के लिए तैयार होंगे? अभी तक तो ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम देखें पिछले 10-15 साल का जो रिकॉर्ड है, जहां पर्सनल लिबर्टी का सवाल है, पत्रकार जो सिद्दीक कपूर जाली फजूल केस, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिन पत्रकारों के खिलाफ एक फर्जी केस दर्ज हो जाता है, 12 हमारे कोर्ट्स गिरफ्तारी से तो कम से कम उसको रोक देते हैं। लेकिन ये जैसे हमने कहा कि कश्मीर में लागू नहीं है, सिद्दीक काकोर पे लागू नहीं था, और ना ही प्रवीण प्रकाश से जो 6 महीने तक जेल में रहा। लेकिन आमतौर पर लिबर्टी के मामले में कोर्ट का रिकॉर्ड ठीक है, लेकिन जहां सेंसिटिव का सवाल, वहां पे सरकार दबाव, सरकार को काउंटर करने में इतना जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत नहीं। तो हमने इससे सोचा कि हमारा कंटेंट पता है तो रहना चाहिए, जाएंगे कोर्ट जाएंगे वैसे, क्योंकि इस चीज को हम विदाउट चैलेंज छोड़ नहीं सकते। लेकिन लोगों के और भी तरीके हैं। अगर सरकार ने एक कार्टून बना दिया तो हम 100 कार्टून बनाएंगे। अगर सरकार ने एक एवेन्यू पे ब्लॉक लगाया तो हम कुछ रास्ते खोल देंगे। तो मुझे लगता है कि कंटेंट को और अच्छी क्वालिटी में हम रोक लगाना भी इतना आसान नहीं। एक वीडियो था हो चुके थे। सरकार ने बैन लगाया, अगले दिन 2 राशि में उसी को लेकर वीडियो बनाया। पहले 30 सेकंड में उसकी अपनी टिप्पणी और बाकी जो है 1.5 मिनट वो डिलीटेड वीडियो को चला दिया, और 48 घंटे के अंदर ओरिजिनल वीडियो से 2 गुना ज्यादा उसके व्यूज हो गए।
तो जो गधे में पहले वीडियो को दाग लगा वो तो सोच रहा है ना कि भाई मैंने क्या कर दिया। देख लिया और वो डाउनलोड करके, क्योंकि कह रहे मैं राशि का वीडियो हटेगा तो फौरन डाउनलोड करके व्हाट्सएप में अपने ग्रुप में डाल दो। तो मुझे लगता है कि लड़ने के लिए हाँ कोर्ट जरूरी है, उसमें स्ट्रेटेजी आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडियन मीडिया रहता ये ना समझा कि मेरा को रुक गया तो मैं चुप बैठ जाऊं। एक स्टोरी रुक गया तो आप दूसरा स्टोरी बनाइए, तीसरा स्टोरी बनाइए, कार्टून को कार्टून बनाते जाइए। आज तक मैंने मंदिर साहब का कभी उससे कभी इतना कभी नहीं होता। तो ये मुझे लगता है कि refusing to back down, refusing to move, ये बात सबसे बहुत जरूरी है कि खासतौर पर डिजिटल और हमारे लिए एक और ये आसान है क्योंकि हमारे पीछे कोई सेफ नहीं खड़े, कोई निवेशक नहीं खड़ा, कोई बहुत बड़ा कंपनी जो ऐसा कोई नहीं खड़ा। बाजार जो है हमारा नॉन प्रॉफिट संस्थान है, हम लोग खुद चलाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अपने पैरों पे खड़ा होना, निडर रहना, मुकाबला करना, बहादुरी दिखाना और दूसरा जी ने आपने भी इसका जिक्र किया कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी पत्रकार के खिलाफ अगर हमला होता है उसके रिपोर्टिंग की वजह से, तो मुझे लगता है कि इसके साथ खड़ा होना जरूरी है। और शायद यहाँ पे मैं हम पॉपुलर वैसे नहीं होना चाहिए महफिल में, लेकिन 7 साल पहले जब अमर गुस्तानी के खिलाफ 5 आइडेंटिटी केसेस फाइल हुए, उसके किसी कतरे तौर पर स्टोरी था और 4-5 केसेस अलग अलग प्रदेशों में पुलिस ने फाइल किया। लगा कि गलत था कि ये किसी के खिलाफ लड़ने का सही तरीका नहीं है। हालांकि मैं एक सियासी विचारात्मक नैतिक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है अदनान गोस्वामी के साथ, और मुझे पता है कि अगर मेरे खिलाफ केस लग जाता तो वो मेरे लिए कभी खड़ा नहीं होगा और आपके लिए वो खड़ा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमला अगर इसको जायज कराया जाए कि एक इश्यू को लेकर आप 5 अलग अलग प्रदेशों में 5 अलग अलग FIR फाइल करें, तो ये यही तरीका हर पत्रकार के खिलाफ यूज हो सकता है। ये समझ हमें होनी चाहिए कि आज अगर किसी को अपने रिपोर्टिंग के लिए निशाना बनाया जा रहा है तो कल ये अगर इस चीज को नॉर्मलाइज किया जाएगा। और इसलिए मैं वेस्टर्न गवर्नमेंट को भी कहता हूँ कि आज अगर इजराइल में किसी पत्रकार को लेबनान में मार दिया गया, कहते हैं भाई इसकी सिंपैथी हिजबुल्लाह के साथ है, तो कल अगर हिजबुल्लाह या ईरान के साथ है, ये तो जायज नहीं है। तो ये पत्रकारों को निशाना बनाना, मुझे लगता है कि इसके खिलाफ हमको खड़ा होना चाहिए, सॉलिडारिटी होनी चाहिए। और बड़ा या छोटा इससे हम आवाज उठाएंगे। बहुत अच्छी बात है हिंदुस्तान में पिछले 4 साल में देख रहे हैं कि जो अलग अलग मीडिया संस्थान है, प्रेस क्लब तरीका है यहाँ पे, लेकिन एडिटर गिल्ड है, प्रेस क्लब है, बॉम्बे प्रेस क्लब है, चेन्नई प्रेस क्लब है, कलकत्ता प्रेस क्लब है। देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे जो हमारे इस तरह से गवर्नमेंट प्रेस क्लब हो या ज्यादा सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गए थे, वो एक्टिवेट हो गए क्योंकि खतरा वो देख रहे, समझ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि सॉलिडारिटी बहुत जरूरी है। कश्मीर में किसी प्रकार निशाना बनाया जा रहा है, अगर चेन्नई में हमारे पत्रकार साथी अपनी आवाज उठाएंगे तो ये आवाज कहीं ना कहीं पहुंचती। मैं कश्मीर में उर्दू प्रेस को खत्म कर दिया, अभी दूसरा प्रेस वहां पे शुरू हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में लोग आवाज उठाए बहुत जरूरी है। और ये और हमारे
व्यवहार के लिए जो पत्रकार वहां करते हैं, एक गया तो उनके साथ भी हुआ है कि किसी ने वो चोरी किया बता क्यों किया तुमने अपनी उत्तर प्रदेश को में होगा और ये एक समय हमने मुझे कि भाई सिर्फ हकों के बारे में बात करो, ड्यूटी के बारे में ही बात करो। तो हमारी ड्यूटी है कि बीच में जो जर्नलिज्म के बारे में अगर आप आम शहरी से बात करें मीडिया के बारे में, वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है, समझते हैं ये विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से हम अपना काम करेंगे, हमारे अगर हम गलतियां करते हैं तो गलतियों को मानना, कबूल करना, उसको रेक्टिफाई करना, ये बहुत जरूरी है। डिजिटल मीडिया टेक्नोलॉजी में जर्नलिज्म के अंदर एंट्री करना बहुत आसान कर दिया। लगभग कोई भी जिसके पास फोन है, स्मार्टफोन है, वो अपने आप को एक जर्नलिस्ट बना सकता है। एंट्री बढ़ेगी वेरी लो, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी वो बहुत ज्यादा है। तो जो फैक्ट चेकिंग है, जो ट्रस्ट है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमको अपना काम करना चाहिए, वो मुझे लगता है कि उस लिए हमको कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। गलतियां होती हैं, जब गलती होती है तो उसको कबूल करना बहुत जरूरी है। और इसी तरीके से हम अपना काम एक पारदर्शिता के साथ, एक अकाउंटेबिलिटी के साथ अगर हम ताकतवर दर्शकों के सामने अगर हम लाएंगे, तो मुझे लगता है कि कल में जो हमले होंगे, क्योंकि जिस तरह से डेमोक्रेसी के लिए मीडिया जरूरी होता है, तानाशाही के लिए मीडिया को खत्म करना भी जरूरी होता है, तो उस लड़ाई में लोग हमारा फिर साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कई पत्रकारों, एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया है और सबसे चिंताजनक बात, भारत की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है, जो ये संकेत देती है कि दुनिया भी अब इस बदलाव को देख रही है। आज जो भी पत्रकार सरकार से सीधा सवाल पूछता है, उसे कई तरह के दबाव का सामना करना पड़ता है। कभी नोटिस, कभी FIR, तो कभी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और धमकियाँ। और यही नहीं, कई YouTube चैनल्स के वीडियो हटाए जा रहे हैं, उनकी रीच कम की जा रही है और कुछ मामलों में पूरे चैनल तक बंद कर दिए गए हैं। फ्रीलांस पत्रकारों की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब और उन पर असर पड़ रहा है। फ्रीलांस पत्रकारों और छोटे डिजिटल रिपोर्ट्स पर जो बिना किसी बड़े संस्थान ज़मीनी हकीकत दिखाने की कोशिश करते हैं, कई ऐसे मामले सामने आए जहां रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को पुलिस पूछताछ का सामना करना पड़ा। उन पर केस दर्ज किए गए और कुछ को हिरासत में भी लिया गया। कार्टूनिस्ट भी निशाने पर। हैरानी की बात यह है कि अब सिर्फ पत्रकार ही नहीं, बल्कि कार्टूनिस्ट और सटायर लिखने वाले लोग भी निशाने पर हैं, जो लोकतंत्र में सबसे हल्के और रचनात्मक तरीके से आलोचना करते हैं, उन्हें भी बख्शा नहीं जा रहा है। ऐतिहासिक तुलना को समझिए। एक वक्त था जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद आलोचना और लोकतंत्र की ताकत मानते थे। कार्टूनिस्ट उनका मजाक उड़ाते थे और वो इसे खुले दिल से स्वीकार करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि सवाल और आलोचना देश को मजबूत बनाते हैं। लेकिन आज हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। तो सवाल उठता है, क्या आज की सरकार आलोचना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं? क्या डिजिटल मीडिया को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो असहज सवाल पूछ रहा है? और क्या हम धीरे धीरे एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सिर्फ वही दिखेगा जो दिखाना चाहा जाएगा? जी हाँ, दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों से ज़मीनी आवाज़ें उठी। अब पत्रकार और आम नागरिक इस मुद्दे पर आवाज़ उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डिस्कशन चल रहे हैं और एक ही सवाल बार बार उठ रहा है। अगर सवाल पूछना ही बंद हो जाएगा
तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं चलता, लोकतंत्र चलता है सवालों से, बहस से और सच बोलने की आज़ादी से। अगर मीडिया खामोश हो गया तो समझ लीजिए लोकतंत्र की सांसें भी धीमी पड़ने लगेंगी। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, क्योंकि सवाल हम पूछते रहेंगे, क्योंकि सवाल ही लोकतंत्र की असली ताकत है। नमस्कार।